चुनावी वर्ष में कांग्रेस लगातार सरकार पर आक्रामक है और सरकार पर जो है पिछले 4.5 साल में विकास कार्य ठप होने के आरोप लगा रहे हैं। और इसके अलावा चुनाव नज़दीक है, कई घोषणाएं भी हो रही हैं। हमारे साथ प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। सुक्खू जी, आज एक बड़ा ऐलान आपने किया है बागवानी आयोग गठित करने का। पिछले कल ही बागवानों का प्रोटेस्ट था शिमला में। कुछ समस्याएं बागवानों की हैं, चाहे कार्टन है या खाद है या तमाम जो इश्यूज हैं उनको लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ है और सरकार ने 10 दिन का समय मांगा है। लेकिन इस बीच आपने बागवानी आयोग के गठन की बात की है। क्या चुनावी नज़दीक हैं, बागवानों को रिझाने की कोशिश तो नहीं है कांग्रेस की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश की 90% जनता जो है वो गांव में निवास करती है। कुछ लोग बागवानी से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ लोग अन्य फसलों से जुड़े हुए किसान हैं। और बागवान और किसानों की तरफ हमारी ताकत क्या है हिमाचल प्रदेश में? गांव में रहने वाला बागवान और किसान हमारी ताकत है हिमाचल प्रदेश की आर्थिक की। तो जो एप्पल इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, जिससे तकरीबन 1.5-2 लाख परिवार सीधे तौर पर जुड़े हैं, चाहे वो 50 पेटी का सेब का उत्पादन करता है या नाशपाती का उत्पादन करता है, आड़ू का उत्पादन करता है, पलम का उत्पादन करता है, चेरी का भी कई लोग उत्पादन करते हैं। ये सब लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बागवानी उद्योग से जुड़े हुए हैं और तकरीबन सबको मिलाकर 4,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री हो जाती है। अगर हिमाचल का नाम अगर हम इंडिया में कहीं लिया जाए तो सेब उत्पादक प्रदेश के रूप में ज़्यादा लिया जाता है। अब इनकी समस्या क्या है? ये बेचारे, सेब का जो पौधा होता है वो एक बच्चे की तरह उसका पालन पोषण होता है। बहुत खर्चा होता है, बड़ी मेहनत करती है हमारी महिलाएं, माताएं, गरीब किसान, बहुत बागवान बहुत मेहनत करते हैं। अब इनका दर्द क्या है? इनका दर्द क्या है कि ये जितना उत्पादन करते हैं और कई बार ऐसा मार्केट गिरती है कि उस उत्पादन की जितनी भी लागत आती है, यानी कि उसमें जो मज़दूरों की मेहनत है, स्प्रे है, सेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, और जो भी उसमें खर्चा आता है, उस खर्चे से भी कम उनको अपना सेब मंडियों में बेचना पड़ता है। इस संदर्भ में गरीब बागवान और गरीब किसान पिसता जाता है, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो हमने मैं मेरे तो शिमला ज़िला में मैं काफ़ी दिन रहता हूँ, मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ से, तो मैं दर्द समझता हूँ, किसानों का भी दर्द समझता हूँ और बागवानों का भी दर्द समझता हूँ। तो मेरे मन में एक शुरू से एक आइडिया था और आज हमें मौका मिला है कि हम किसान बागवान आयोग का गठन करेंगे। वो जितनी मेहनत हमारा किसान करता है, मजदूर लगाएगा, स्प्रे करेगा, वो करेगा, उसके बाद उस सेब का एक लागत के आधार पर हम मूल्य तय करेंगे कि इसमें इतना खर्चा आता है, इतना खर्चा आने के बाद इतने प्रतिशत उसको प्रॉफिट होना चाहिए। उस प्रॉफिट का हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। उस प्रॉफिट से आगे मार्केट में जब वो सेब जाएगा तो सरकार की एक अश्योर्ड गारंटी उन सेब उत्पादकों को होगी। जब अभी 10 रुपये देते हैं तो हम लागत का मूल्य नापने के बाद, जितना खर्चा आने के बाद, उससे दो गुना हम सेब का एमएसपी डिक्लेयर करेंगे। और जब लागत का मूल्य के आधार पर हम करेंगे, उसके बाद अगर वो मंडी में जाता है तो मंडी में अपना सेब बेचे। और सेब की भी क्वालिटी है, ए ग्रेड का सेब है, बी ग्रेड का सेब है, सी ग्रेड का सेब है। हाँ, इसको लेकर भी किसान मांग कर रहे हैं कि कश्मीर की तर्ज पे किया जाए। तो मार्केटिंग इंटरवेंशन स्कीम के तहत भी वो मांग करते हैं। लेकिन अब सेब सी ग्रेड का है तो उस सेब से भी तो उत्पादन होता है, विनेगर होता है, जैम्स बनते हैं, कई और चीज़ें बनती हैं। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री लगाकर उनको भी राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सी स्टोर खोलकर सेब को कितने कब रखना है, छोटे छोटे सी स्टोर खोलने पड़ेंगे ताकि सेब उत्पादकों को अच्छा उपदान मिले। इसके लिए एक आयोग होना चाहिए। उस आयोग में जो बागवानों के प्रतिनिधि है, जो बागवानी से संबंधित जिनके बगीचे उनसे प्रतिनिधि, जो किसान अपनी अन्न को और फसल को उगाता उससे संबंधित लोग होने चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से इस आयोग का गठन किया जाएगा। हम अपने घोषणा पत्र में इस आयोग को भी डालेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद, चाहे चुनाव संपन्न होने पे, सरकार आने पे आप भूल जाएंगे? देखिए, मेरा ये कोई मानना है, टाइम बाउंड? मेरा अपना स्वभाव है कि जो मैं कहता हूँ वो सोच समझकर पढ़ लिख कर ही कहता हूँ कि कैसे किसानों की हमने
जो दुविधा है और जो किसानों को कैसे हमने सामर्थ्य बनाना है और किस तरह ये 4,000 करोड़ की इंडस्ट्री को बचाना है। कल यही ना हो कि ये बागवान अपने बगीचे छोड़कर, जब कुछ पैदा ही नहीं होगा, अपने बगीचे छोड़कर सड़कों पर आ जाए, कौन काम करेगा? 1.5 लाख परिवार हिमाचल प्रदेश के 16 लाख में से अगर सड़कों पर आ गए, ये उद्योग चौपट हो गया, सेब उद्योग, तो हमारी इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो इस दृष्टिकोण से हम भी आगे कार्य करते हैं, सोच समझ कर बात करते हैं और निश्चित तौर पर किसान बागवान आयोग बनेगा और किसानों की समस्याओं के लिए किसानों के प्रतिनिधि और बागवानों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। ये घोषणा नहीं है, ये हमारी कार्यप्रणाली करने का तरीका आने वाले समय में होगा। ओपीएस को लेकर भी कांग्रेस लगातार कह रही है कि ओपीएस बहाल करेंगे, ओपीएस बहाल करेंगे। लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री का एक बयान आया है, जो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के साथ, उसमें जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने सबसे पहले ओपीएस बहाली की बात की थी, वो सहायता मांगते हुए नजर आए। गृह मंत्री से वो मांग कर रहे थे कि हमारी सहायता करो, हमने घोषणा तो कर दी लेकिन ओपीएस देने की स्थिति में नहीं है सरकार। तो हिमाचल में कैसे संभव हो पाएगा ये? ऐसी सिचुएशन हिमाचल में भी तो नहीं आएगी कि आपको केंद्र पे निर्भर रहना पड़ेगा? देखिए, हिमाचल एक छोटा राज्य है जिनकी जनसंख्या 74 लाख के करीब, अभी सेंसिस तो हुआ नहीं है, मेरा मानना है कि 74 लाख के करीब हम जब भी कभी सेंसिस हो उस हिसाब से होगी। और तकरीबन 1.5-2 लाख कर्मचारी हमारे इस ओपीएस पेंशन की बात कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये बात की, किसके सामने की, किस कहाँ प्रचारित हुई? आप तो सच बोल नहीं रहे। अब तो आपने जो बात की वो भी झूठी हो सकती है। ओपीएस कैसे लागू की जाए, ये कर्मचारी संगठनों से मिल बैठकर, सरकार के अधिकारियों से मिल बैठकर, राजनीतिक पार्टियों से मिल बैठकर, कैसे हम अपने सरकारी कर्मचारी, जिसने इस प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, मैं तो खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी माता जी के आज जो पेंशन मिलती है तो उसमें वो गर्व और स्वाभिमान महसूस करती है। तो इस प्रकार के मन में हमारे विचार है कि उनको कैसे देनी है, तो इसका रास्ता निकलेगा। और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी हमने इसमें विचार विमर्श किया और मेरा मानना है कि कोई ज़्यादा इसमें खर्चा आने वाला नहीं है। हमने उन्हीं के पैसे काटने, अभी एनपीएस के तहत देते हैं, हमने ओपीएस के तहत देने, उसको हमने कैसे रेगुलेट करना है, कैसे ओपीएस देनी है, वो सब दृष्टिकोण से हमने देखा और फैसला किया कि हिमाचल में ओपीएस को लागू करेंगे। ओपीएस को लागू करने की आपने बात कही है, लेकिन कर्ज हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है और 65,000 करोड़ के आसपास जो है कर्ज पहुंच गया है। तो क्या आने वाले समय में ये कर्ज जो है ये बढ़ता ही जाएगा, या इसको कम करने को लेकर भी कोई रोड मैप है कांग्रेस के पास? क्योंकि कर्ज को लेकर पिछली जब आपकी सरकार थी तब भाजपा आप पे आरोप लगाती थी, अब आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो कर्ज ले रहे हैं। तो क्या कर्ज पे ही चलता रहेगा हिमाचल प्रदेश? नहीं, ठीक बात है कि हिमाचल प्रदेश में कर्जा बढ़ता जा रहा है और कर्ज बढ़ने के कारण जो हमारे विकास में पैसे लगते हैं वो तकरीबन 11% के करीब लगते हैं। टोटल बजट का विकास में 11% लगता है और विकास की दृष्टि से हम सिर्फ 11% खर्च करते हैं, बाकी नॉन एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाता है। प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स में हमारा सिर्फ 11% ही लगता है। अब कर्ज को कैसे कम किया जाएगा? कर्ज को कम करने के लिए एक नीतिगत फैसला करना पड़ेगा सभी पार्टियों को मिलकर। और हिमाचल बहुत सुंदर स्टेट है। हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से, पर्यटन के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है, पर यहाँ पर्यटन क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर्यटन के लिए क्या स्टडी की गई है, किस प्रकार का पर्यटक यहाँ आना चाहिए, इस दृष्टिकोण से भी हमको स्टडी करने की ज़रूरत है। बच्चों वाला टूरिस्ट आता है, ओल्ड एज वाला टूरिस्ट आता है, न्यू कपल्स आते हैं, किस प्रकार की चीज़ों को हमने डेवलप करना है, इसमें पर्यटन नीति बनाई जाएगी। उस नीति के अनुसार हमारा ये मानना है कि जो अपना होटल व्यवसाय शुरू करना चाहता है, अब कोई 100 करोड़ रुपया लगाएगा, 100 करोड़ के लिए पटवारी के पास धक्के खाएगा, फिर डीसी के पास धक्के खाएगा, फिर धक्के खाने के बाद जब उसका नक्शा पास होगा तब उसके बाद वो पैसा लगाएगा। हम ऐसी पर्यटन नीति लाएंगे कि आओ काम शुरू करो, सारी जो भी अप्रूवल है वो गवर्नमेंट अपने आप गवर्नमेंट के अफसर लेके देंगे। तो इस दृष्टिकोण से हमारी आय और ज़्यादा बढ़ेगी। आय को बढ़ाने के साधन बढ़ाने पड़ेंगे, कर्ज को कम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या फिजूल खर्ची पर भी कांग्रेस कुछ रोड मैप लेकर चली है कि फिजूल खर्ची किस तरह से कम की जाए और किस तरह से संसाधन जो है वो जनरेट किए जाए? देखिए, फजूल खर्ची को तो कम करना ही पड़ेगा। अगर कर्जा कम करना है तो फजूल खर्ची भी उसमें एक अंग है। और
मानना मेरा ये है कि हम फजूल खर्ची को हमें कम करना पड़ेगा, अपने सोर्स को कम करना पड़ेगा। हमारे जो खर्चे हैं, जो फजूल के खर्चे हैं, अब कई खर्चे ऐसे कि एक मिनिस्टर को दो दो गाड़ियाँ मिल जाती है कि एक उसके प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो इस दृष्टिकोण से बड़ा सोच विचार करने की ज़रूरत है। और इसके लिए एक जो कंसल्टेंट है वो अपॉइंट करनी पड़ेगी कि कर्जे को कैसा कम, कंपनी कंसल्टेंट जो होते हैं वो कैसे कम, और कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा कि कैसे कर्ज किया जाए और कैसे फजूल खर्ची को रोका जाए। ये आने वाले समय में अच्छी बात होगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा सत्ता में आएगी, आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। मुख्यमंत्री क्यों इतने आश्वस्त हैं कि भाजपा रिपीट करेगी, जबकि आप कह रहे हैं कि काम तो हुए नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई तो नहीं रोक सकता उनको। उनका अपना विचार है, उनको अपने पर विश्वास है कि मैंने अगर काम किया तो जनता द्वारा चुनेगी। अगर जनता द्वारा उनको चुनती हो तो वह जनता के नेता, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की हम से इलेक्ट हुए मुख्यमंत्री है। मेरा ख्याल है कि हिमाचल प्रदेश में भी जनता का नेता कोई नहीं बना है, क्योंकि दोबारा सरकार जो रिपीट करेगा 5 साल के कार्यकाल के बाद, हिमाचल की जनता उसका अध्ययन करती है, फिर वोट डालती है। तो मुझे उनकी संभावना कम लगती है। इसलिए भी संभावना कम लगती है कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली से खुश है। बागवान सचिवालय के गेट के बाद हजारों की संख्या में आके नारे लगा रहे हैं, कर्मचारी सड़कों पर धरना दे रहे हैं, स्कूल कैडर के लेक्चरर यूजीसी स्केल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे, आउटसोर्स कर्मचारी जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी है वो नीति के लिए सड़कों पर बैठे आ रहे हैं, महिलाएं महंगाई की मार से झुलस रही है, और आपका युवा वर्ग है वो बेरोजगारी के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी हो रहा है। माफिया, जो पेपर नीलाम माफिया है, वो एक जाल बिछाकर या इस प्रदेश में भी इस प्रदेश में अपनी टांगे फंसा चुका है। शराब माफिया अपना जाल बिछा चुका है। आपका माइनिंग माफिया अपना जाल बिछा चुका। कौन सा वर्ग इस समाज में खुश है जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार दोबारा आएगी? आप पत्रकार बंधु सरकार से परेशान, सब परेशानी है, सब जगह परेशानी का माहौल है। लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, बागवान सेब की पेटी पर जो जीएसटी लग रहा है उससे परेशान है। तो कौन, हिमाचल की जनता इतनी जागरूक है? जब पिछली बार महंगाई बढ़ी थी तो उन्होंने 4 सीटें जिताकर मोदी जी को संदेश दे दी थी, और मोदी जी को अगले दिन ही 10 रुपये रेट डीजल का, पेट्रोल का कम कर दिया था। हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, हिमाचल के लोग बात को समझते हैं। हिमाचल की जनता, हिमाचल प्रदेश की जो हिमाचल की जनता है वो हिंदुस्तान की सबसे जागरूक मतदाता वाली जनता है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो उन्हें देखते रहना चाहिए। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि वो, ये आपका जो सपने लेना है ये अच्छी बात है। अब उन सपनों को पूरा करते तो अच्छा होता। हम 6 महीने से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम ओपीएस देंगे, ओपीएस देंगे, ओपीएस देंगे, पर मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह पा रहे। डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और लगातार सौगातें हिमाचल प्रदेश को दे रहे हैं। एम्स का भी वो उद्घाटन करने भी आ रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्या केंद्र से मदद मिल पाई है हिमाचल प्रदेश को अब तक? मेरा ये मानना है कि हम डबल इंजन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, पर हिमाचल का इंजन फेल है। वो दिल्ली के इंजन से अपनी सरकार हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। एम्स डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियाँ एवं कार्यक्रम के तहत स्वीकृत किए थे। पहले 4 एम्स हुए, उसमें हिमाचल प्रदेश का नंबर इनकी सरकार के समय आया। लेकिन जो कंसेप्ट कंसीव किया गया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा पूरे हिंदुस्तान में कंसीव किया गया, क्योंकि दिल्ली की एम्स पर इतना लोड पड़ जाता था कि वहाँ पेशेंट्स का देखभाल नहीं होती थी। अब उसका उन्होंने तो उद्घाटन करना है। बार बार बोलते कि हिमाचल हमारा घर है। हिमाचल आपका घर है तो आप हिमाचल के कुछ देकर जाइए। कम से कम जब मोदी जी आए तो जो कर्जा है 65,000 करोड़ का, उसमें से 25,000 करोड़ माफ़ कर दीजिए, तो हम मानेंगे कि आप, हिमाचल आपका घर है। वाजपेयी जी ने भी किया था। तो तमाम जिस तरह से आपने गिनाई परेशानियां, तो क्या कांग्रेस इसका समाधान करेगी, या
केवल चुनावी बातें रहेंगी? देखिए, ओपीएस का तो समाधान हमने ढूंढ लिया है, ओपीएस का करेंगे। चुनावी बातें नहीं रहेगी। जनता फिर जानती है, 5 साल बाद फिर वो सबक सिखाती है। ये हिमाचल का इतिहास रहा है। चुनावी बातें नहीं रहेगी और हम सत्ता में आए हैं। हम सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। हम सत्ता में आने की ये जो कोशिश कर रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन में सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। ये जो पुरानी व्यवस्था है जो चल रही है, ठीक है, उस समय हमारे को स्कूलों की जरूरत थी, पीएससी की जरूरत थी। आज व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, नई सोच को आगे लाने की जरूरत है और आम आदमी की सोच को आगे लाने की भी जरूरत है। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सत्ता प्राप्ति के लिए सत्ता में नहीं आएंगे, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आएंगे। और जो परेशानियां इस वक्त हिमाचल प्रदेश में ज्वलंत परेशानियां हैं, चाहे कर्मचारियों की हैं, चाहे बागवानों की है, या महंगाई की मार से जो लोग परेशान हैं, इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस गंभीरता से आगे बढ़ेगी और समाधान का रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।